बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू करता हूँ इस पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और तमाम जहानों का पालने वाला है। 23 जून 1914 एक स्कूल में पढ़ने वाला 19 साला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगरी के प्रिंस को गोली मारकर कत्ल कर देता है और इस एक छोटे से साने की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 सालों तक रहती है। एक ऐसी जंग जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अमवात होती हैं। एक ऐसी जंग जो बहुत सारे कंट्रीज़ के दरमियान में लड़ी जाती है और आज के दौर में हम इस जंग को वर्ल्ड वार 1 के नाम से याद करते हैं। वैसे सुनने में कितना अजीब लगता है कि एक छोटे से साने की वजह से इतनी बड़ी जंग होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा फ़वायदे होते हैं। चलें आए वर्ल्ड वार 1 को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह से था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर था। जर्मनी का भी एम्पायर था जो कि आज के जर्मनी से बड़ा था। रशिया में रशियन एम्पायर था और आज के तुर्की में ओटमन एम्पायर था। इसके अलावा यूके और फ्रांस से। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग, यूरोपीय ममालिक में मोनार्की यानी राजा महाराजा का निज़ाम था। सिर्फ 3 ममालिक ऐसे थे जिनमें डेमोक्रेसी थी, ना कि मोनार्की। उनमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, सैन मरीनो। अब जैसा कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया, ये 4 कंट्रीज़ को हम बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं। इनको याद रखिएगा, वीडियो समझने में आपके काम आएंगी। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1878 से। रशियन एम्पायर और ओटमन एम्पायर के बीच में एक लड़ाई होती है। ओटमन एम्पायर एक तरफ था और रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था, जो कि इन बाल्कन कंट्रीज़ की मदद कर रहा था ओटमन एम्पायर से अलहदा होने में। इस जंग के कंक्लूजन में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की जाती है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना का जो रीजन है इसको ये टेम्परेरी एडमिनिस्टर कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ये ओटमन एम्पायर का पार्ट रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना को इन्वेड कर दिया। अब बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना का जो देश है ये तकरीबन 400 साल तक ओटमन एम्पायर के अंडर रहा। अब आज़ादी मिलने की जगह एक और कंट्री ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। अब बोस्निया के लोगों में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा था क्योंकि वो आज़ाद होना चाहते थे और इनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोगों ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया, क्योंकि सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ ना सिर्फ जियोग्राफिकल कनेक्शन है बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी है। एक्चुअली ये जो सारी ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ हैं इनमें एक एथनिसिटी पाई जाती है जो कि स्लाव्स की है। बहुत से लोग इन ममालिक में रहने वाले इस कनेक्शन को फील करते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो एरिया है इनमें रहने वाले लोग अपने आप को स्लेव्स कंट्रीज कहते हैं और इन मुल्कों में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने साउथ स्लेविक नेशन की भी डिमांड की। तो सर्बिया ने कंप्लेन की कि ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर ना सिर्फ बोस्निया को इन्वेड कर रहा है बल्कि हमारे साउथ स्लेव्स को भी इन्वेड करने की कोशिश करने लगा है। अब इस देश पर हमला करने से पहले ऑस्ट्रियो हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से पहले ही बात कर ली थी कि अब हमने इस पर हमला करना है और रशिया इस पर ऑब्जेक्ट ना करे। रशिया ने बात मान भी ली थी। अब इस नक्शे को देखिए, ये है ब्लैक सी और इसके नीचे है सी ऑफ मरमरम और ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है जो इस्तांबुल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब ये वाला हिस्सा ओटमन एम्पायर के पास और रूस से छीनना चाहता था, तो रशिया ने ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर से कहा कि अब हम इसे छीनने लगे हैं और तुम हमें कुछ मत कहना और तुम बोस्निया पर कब्जा कर लो और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वैसे दोनों की अच्छी डील थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि रशिया में बहुत से स्लाविक लोग रहते थे और वो ये कैसे बर्दाश्त करते थे कि एक ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर इनके स्लाविक भाइयों पर कब्जा कर ले, क्योंकि रशिया एम्पायर ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था और इसे अपने लोगों की माननी पड़ी। और इस एग्रीमेंट के बावजूद रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल 1909 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता है और पूछता है कि अगर हमने सर्बिया पर हमला किया
और इसके बदले में रशिया ने हम पर हमला किया, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो जर्मनी कहता है क्यों नहीं, हम तो पुराने दोस्त हैं, ज़रूर मदद करेंगे। दूसरी तरफ अब रशिया फ्रांस से पूछता है कि देखो, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर ने पहले बोस्निया पर हमला किया और जब सर्बिया ने रिएक्ट किया तो अब ये और जर्मनी दोनों मिलकर सर्बिया पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत में तुम हमारे साथ मिलकर इन पर हमला करोगे? तो फ्रांस कहता है कि मुझे क्या लेना देना, मुझे बोस्निया से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। और फिर फ्रांस के इनकार के बाद रशिया चुप करके बैठ जाता है और ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड वन का खतरा ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियो हंगरी के प्रिंस फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ बोस्निया में एक सफ़र को निकलते हैं। यहाँ इन्हें एक हॉस्पिटल का विजिट करना होता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही से बोस्निया के 6 सोल्जर्स ने प्लान बनाया हुआ था कि वो इनको कत्ल करेंगे। सुबह 10 बजे के करीब एक सोल्जर जिसका नाम कैब्रिनोविक था, वो इनकी कार पर बम फेंकता है, लेकिन बम कार से टकरा कर दूसरी सड़क पर गिर और फट जाता है और फर्डिनेंड भाग जाता है। तकरीबन 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फर्डिनेंड अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर देता है और बोस्निया के मेयर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके शहर में घूमने के आ गए, आपने तो बम से हमारा इस्तकबाल किया। मीटिंग कैंसिल करने के बाद फर्डिनेंड हॉस्पिटल जाते हैं ताकि इंजर्ड लोगों की इयादत कर सकें। हॉस्पिटल के रास्ते पर इनकी गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। जब वो वापस मुड़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि एक 19 साला लड़का गर्विलो प्रिंसिप, जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये इन पर गोली चला देता है और फर्डिनेंड और इसकी वाइफ को कत्ल कर देता है। के फौरन बाद गर्विलो प्रिंसिप को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी उम्र को 20 साल होने में 2 साल बाकी थे, इसलिए कानून के मुताबिक इसे सजाए मौत नहीं हो सकती थी, इसलिए फिर इसे 20 साल की कैद की सजा सुना दी गई। प्रिंसिप ने कोर्ट में बताया कि इसका मकसद ये था कि हम किसी की गुलामी ना करें, हम एक आज़ाद रियासत चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये स्टेप उठाया। इनका मजीद ये भी कहना था कि कुछ भी हो जाए, हम ऑस्ट्रियो हंगरी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुनकर ऑस्ट्रियो हंगरी के प्रिंस जंग छेड़ देते हैं। अब ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर सर्बिया पर हमला कर देता है। रशिया देखता है कि सर्बिया पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, तो वो सर्बिया को बचाने के लिए ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर पर हमला करता है। जर्मनी देखता है कि रशिया ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, तो वो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर की मदद करने को आ जाता है। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं हटता और वो भी रूस की मदद करने को आ जाता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चेन बन गया जिसको चेन ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा कार्टून बनाया गया है जो इस होल सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। चूँकि ओटमन एम्पायर की रशिया के ख़िलाफ़ पहले से जंग थी, तो वो भी ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर के साथ निकलता है। इस बार यूनाइटेड किंगडम ही पीछे नहीं हटता और वो भी रूस को बचाने के लिए आ जाता है, क्योंकि इन तीनों की ट्रिपल इंटेंट्री पहले से ही बनी हुई थी। तो इसी तरह इन तमाम मुल्कों की जंग होती है जिसे हम वर्ल्ड वार 1 कहते हैं। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल होगा कि उस टाइम ऐसा क्या था कि इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में लड़ने को आ गई। अगर आज के दौर में कोई ऐसी जंग हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क मदद भी करेगा। उस टाइम जो मेन वजूहात बताई जाती हैं वो 4 हैं। एक तो है नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, मिलिटरीरिज्म और अलायंस। अब इन चारों की तफसील अगर मैं बयान करने बैठ जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट अलायंस को बयान करता हूँ। 1882 में पहली ट्रिपल अलायंस बनी थी। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली, ये 3 मुल्क शामिल थे। इन तीनों मुल्कों ने वादा किया था कि हम हर जंग में एक दूसरे का साथ देंगे, किसी भी जंग में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो दूसरी अलायंस बनी थी वो 1907 में थी। इनमें फ्रांस, रूस और इंग्लैंड जैसे मुल्क शामिल थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब ट्रिपल अलायंस बन गया, सारा कुछ हो गया, अगर आम सोल्जर्स ही हथियार ना उठाते तो ये जंग ही ना होती और हम वर्ल्ड वार 1 से बच जाते। लेकिन दोस्तों, हर दौर में कुछ शातिर लोग भी होते हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना होता है। उस दौर में भी ऐसा हुआ। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उस टाइम जो जो ज़राए थे उनके पास, नावल थे, न्यूज़पेपर थे और भी जितने भी थे, उन्होंने आर्मी को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। आर्मी को हीरो बनाकर पेश किया गया। इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो
ब्रिटिश महाराज थे, उन्होंने एक ऑफिशियली पोइट हायर किए हुए थे कि वो ऐसी पोइम्स बनाएं जिनमें फ़ौज को हीरो बना दिया गया हो, कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं जो अपने मुल्क की खातिर जाने देते हैं। एक पोइट टेनिसन, ये ब्रिटिश महाराज ने हायर किया था और इन्होंने जो पहली इस जंग की पोइम लिखी, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिज, ये पहली पोइम थी जिसमें सोल्जर्स को हीरो बनाकर पेश किया गया कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा एक और पोइट थे रॉबर्ट ब्रूक, इसने भी अपनी पोइम में फौज की तारीफों के पुल बांध। तो इसी तरह का प्रोपेगेंडा यूज़ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्मी में धकेला जाए और ये जंग बड़े पैमाने पर हो। लेकिन दोस्तों, हर कोई इस जंग के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बना। कुछ अच्छे लोग भी थे उस टाइम जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसमें अमेरिका की सोशल पार्टी, इटालियन की सोशल पार्टी और ब्रिटिश लेबर पार्टी, और इसी तरह जर्मनी में कार्ल लिबनीज, ये वो लोग थे जिन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि भाई हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेने वाले क्योंकि यह काम गलत हो रहा है। और इसके अलावा एक किपलिंग नामी पोइट था जिसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोइम्स लिखी वर्ल्ड वार 1 के ख़िलाफ़। ये जंगल बुक के आथर हैं, आप सब इनको जानते होंगे। इसने अपनी पोइम्स में बताया कि हम अपने ही आर्मी का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 के बारे में बयान करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप लोग खुद पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं और भी जितने भी वेबसाइट हैं वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने वीडियो का लुत्फ उठाया होगा। देखने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार साबित होगी। अगर आपने ऐसा किया तो बरा करम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। मैं इस मौजू पर आपके ख्यालात सुनना पसंद करूंगा। बरा करम ज़ैल में एक तबसरा छोड़ें।